प्राइमरी रेनबो, कोई बात नहीं। देखिए, बारिश के दिनों में अगर आप सन की तरफ पीट करके, यानी कि सन के अपोजिट डायरेक्शन में देखते हैं, तो इस बात की संभावना है कि आपको रेनबो दिखता है। होता क्या है कि बारिश के दिनों में एटमॉस्फेयर में वाटर ड्रॉपलेट सस्पेंडेड होती हैं, कई सारी वाटर ड्रॉपलेट एटमॉस्फेयर में होती हैं। अब अगर इंसिडेंट लाइट ऐसे करके पड़ती है तो सबकी वेवलेंथ अलग अलग होती है, और जिसकी वेवलेंथ अलग अलग होती है तो हर एक अलग वेवलेंथ के लिए वाटर का या किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग होता है। उसको हम बोलते हैं काउचीज फॉर्मूला से, उसको हम बताते हैं। काउचीज फॉर्मूला, काउचीज फॉर्मूला। सिलेबस में ऐसा कुछ नहीं दिया जाता, तो सिंपली हम कहते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू ए अपॉन लैम्डा, लंबा है फॉर्मूला, स्क्वायर प्लस बी अपॉन लैम्डा, ऐसा करके कुछ फॉर्मूला बनता है ये। तो ओवरऑल ऐसा आगे चलता जाता है। सिंपल सी बात ये कि अगर वेवलेंथ ज्यादा है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ये एक सीधी सीधी बात समझ में आती है। यानी कि आप ये नहीं कह सकते कि ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3/2 होता है। ये अगर आप कह रहे हैं तो आप व्हाइट लाइट के लिए कह रहे हैं, लेकिन आपसे बात करें रेड लाइट जिसका वेवलेंथ ज्यादा होता है वॉलेट लाइट से, तो रेड लाइट के लिए उसी ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे कम होगा और वॉलेट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, ज्यादा होगा। तो यह बात समझने की होती है। अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग है तो मीडियम की बैंडिंग कैपेसिटी भी अलग अलग होगी, क्योंकि जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होता है वो ज्यादा बैंड करता है, वहां पर लाइट की स्पीड उतनी ही ज्यादा कम होगी। तो ये सारी बातें इंटरकनेक्टेड होती है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से। यानी कि यहां पर जब लाइट रे इंसिडेंट होगी तो वो अलग अलग अपने मेन रास्ता जो है उससे डेविएट होगी। वॉलेट लाइट सबसे ज्यादा डेविएट होगी और रेड लाइट थोड़ी कम डेविएट होगी, इस तरह से। ठीक है, वॉलेट क्यों डेविएट हुई, क्योंकि उसका वेवलेंथ क्या है, कम है। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं डिस्पर्जन, पढ़ा हुआ है आपने। Splitting of white light into its 7 component colors by a transparent medium like prism. क्लियर। अब जब यहां पर गिरती है तो इस सरफेस पर अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से ज्यादा आ जाता है तो, नहीं आता है तो नहीं, तो लाइट रे वापस अपने मीडियम में बाउंस बैक कर जाएगी, इस तरह से। ठीक है, और अगर मैं रेड को रेड से बना दूं, इस तरह से, तो यहां पर हो गया इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन नहीं हो पाता क्योंकि कुछ पार्ट लाइट का ही वापस आता है। इंटरनल रिफ्लेक्शन ये सेकंड स्टेप में होता है। थर्ड स्टेप में ये रेड लाइट यहां से वापस इधर आ जाएगी। लेकिन अगर हम इंसिडेंट लाइट की बात करें तो इंसिडेंट लाइट तो ऐसा है बिल्कुल सीधी। अगर हम वहां से इस एंगल को नापे, मतलब अगर इसको हम इंसिडेंट लाइट माने, तो यहां पर एंगल बनता है ये एंगल और ये एंगल में डिफरेंस होता है। ये इसका आउटर पार्ट होता है और ये होता है इसका इनर पार्ट। तो इनर पार्ट जो होता है वो कैसा हो जाता है, इसका ब्लू, और ये आपको दिखता है 40 से 42 डिग्री होता है। ये 40 डिग्री और ये 42 डिग्री। तो इस तरह से आपका प्राइमरी रेनबो बनता है जिसमें रेड ऊपर होता है, ब्लू नीचे होता है। तो रेड और ब्लू, और ये इस तरह का रेनबो कहलाता है आपका प्राइमरी रेनबो। और तीसरे टाइम पर हम इसको कह सकते हैं कि सिंपल क्या हुआ है, रिफ्रैक्शन। तो 2 बार रिफ्लेक्शन और एक टाइम
इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से आपको रेनबो दिखता है। प्राइमरी रेनबो है तो रेड ऊपर ब्लू नीचे, बनाइए इसको। सेकेंडरी रेनबो। अब सेकेंडरी रेनबो में क्या होता है, जब एक बार इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से लाइट रे दूसरी सतह पर गिरती है इस तरह से, और यहां पे भी इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाता है, इस तरह से, और फिर जब बाहर आती है तो वॉयलेट लाइट रेड लाइट के ऊपर हो जाती है। 50 से 53 होता है शायद, 50 से 52। तो इंसिडेंट लाइट से अगर आप ये एंगल नापेंगे तो ये निकलता है 50 डिग्री और ये निकलता है 52 डिग्री। अब इस तरह के रेनबो में बाहर वाले रीजन में ब्लू होता है और इनर वाले रीजन में कैसा होता है, रेड। यानी कि ये कुछ ऐसा बनेगा। तो ये होता है आपका सेकेंडरी रेनबो। अब क्या है इसमें, इसमें अगर आप देखोगे तो दो बार क्या हुआ है, रिफ्रैक्शन, और दो ही बार क्या हुआ है, इंटरनल रिफ्लेक्शन। अभी मैंने कहा इंटरनल रिफ्लेक्शन, यानी कि अगर 100 रेड लाइट इधर की तरफ आई है तो हो सकता है उसमें 60 रेड लाइट का ही इंटरनल रिफ्लेक्शन हुआ हो, बाकी का नहीं हुआ। यानी कि हर एक इंसिडेंट पर सम अमाउंट ऑफ द एनर्जी विल एब्जॉर्ब्ड बाय द ड्रॉप। इसका मतलब है यहां पर होते वक्त कभी यहां तक निकला है तो इसकी एनर्जी कम है तो इसकी ब्राइटनेस क्या होगी, कम। इसीलिए सेकेंडरी रेनबो जो होता है इज लेस ब्राइट होता है, इसीलिए इतनी आसानी से ये नजर भी नहीं आता। आगे लिखिए, अगली एप्लीकेशन इसकी ऑप्टिकल। क्या होती है, ये केबल होती है। सपोज करो ये आपके पास एक ऑप्टिकल फाइबर की केबल है, इसके दो पार्ट होते हैं, एक अंदर का पार्ट होता है चारों तरफ, जिसको हम कहते हैं कोर। ये मान लीजिए ये मैंने बनाई है कोर। तो ये वाला पार्ट होता है कोर और बाहर वाला पार्ट होता है क्लेडिंग। कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n2 और n1 इज ग्रेटर देन n2। अब अगर इस पर कोई लाइट रे इंसिडेंट होती है इस तरह से, तो कहां जाती, कोर से निकल करके कहां जाएगी, क्लेडिंग की तरफ, डेंसर से रेरर। और आपको पता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है, सॉरी क्रिटिकल एंगल, म्यू हल्का अपॉन म्यू भारी। जितना ज्यादा n1 कर लोगे ये वैल्यू उतनी ज्यादा कम हो जाएगी, तो n1 अगर बढ़ता है तो थीटा सी बहुत कम हो जाता है। तो कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बहुत हाई रखा जाता है, यानी कि इंसिडेंट एंगल जो है वो आपका क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हो जाए, क्योंकि थीटा सी आपने बहुत कम कर दिया है, तो किसी भी एंगल पे गिरेगी तो उस पर इंटरनल रिफ्लेक्शन होना ही होना है। तो यहां से लाइट को वापस से TIR करवा दिया जाता है। फिर आगे ऐसे हर एक इंसिडेंट पर लाइट रे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन शो करेगी और इस तरह से बाहर निकल जाएगी। तो लाइट रे की फॉर्म में इस तरह से लाइट को भेजा जा सकता है। और अगर आपके पास कोई डेटा है तो डेटा भी ऑप्टिकल फाइबर से भेजा जा सकता है। किस स्पीड से, लाइट की स्पीड से। पहले क्या होता था, हम एक वायर का यूज करते थे और इस वायर से डेटा भेजते थे, तो यहां पर क्या होता है, लीकेज बहुत ज्यादा हो जाता था, बारिश में ये केबल खराब हो जाती थी और लाइट की स्पीड से भी डेटा नहीं जा पाता था।
इसीलिए स्पीड जो होती है इंटरनेट की या किसी भी डेटा ट्रांसमिशन की बहुत स्लो होती है। लेकिन अब अगर हम ऑप्टिकल फाइबर का यूज करते हैं, जो सभी करते हैं, लेकिन वो भी ऑप्टिकल फाइबर सिर्फ खंबे तक ही जाती है, वहां से तो यही वाली केबल को यूज करके घरों तक दे दिया जाता है और कहते हैं हम ऑप्टिकल फाइबर से भेज रहे हैं। तो अगर आप किसी इंटरनेट वाले से बोलो तो उससे बोलना कि ऑप्टिकल फाइबर मुझे मेरे मॉडेम तक चाहिए, तब देखना आपके इंटरनेट की स्पीड जो आप लोगों के नहीं आती है ना, तो वो आप कहना। उसके लिए एक डिवाइस और लगती है ताकि उसके साथ में फिर मॉडेम कनेक्ट होता है। तो कुछ नहीं से वायर का खर्चा है 200-300 रुपए और फिर वो डिवाइस का खर्चा है, उसके बाद आपकी स्पीड कंपैरेटिवली बहुत अच्छी हो जाएगी। सर हमने असाइनमेंट डिमांड किया था, उसमें आता 8-10 हजार का खर्चा लगेगा, तो नहीं लगा सर हमारा वो वाला। तो मेरे वाले से बात कर लेना, वो लगा देगा। वो ऑप्टिकल फाइबर, ठीक है। तो इस तरह से ऑप्टिकल फाइबर का यूज होता है। क्या काम आता है ये? पहला आप कह सकते हो इसका डेटा ट्रांसमिशन के काम आता है। कर रही है, करती नहीं, कर रही है। सिग्नल्स में चेंज कर देते ना, हाँ, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के थ्रू होता है। और आपने अगर देखा हो तो अगर आपके पास यहाँ पे अल्सर वल्सर हो जाते हैं तो डॉक्टर एक पाइप डालता है मुंह से, यहाँ तक डालता है और फिर बाहर से देख लेता है क्या हो रहा है। वो भी आपका एंडोस्कोपी जिसको हम बोलते हैं, वो भी लाइट के थ्रू। क्या? मैंने देखा है बहुत हुए। हाँ, तो ये होती है एंडोस्कोपी, इसमें भी इसी का यूज होता है। लिख लीजिए इसका एप्लीकेशन। और ऑप्टिकल फाइबर इंपॉर्टेंट कही जाती है, आपसे इसकी थ्योरी लिखने को बोल सकता है। ठीक है। एक मछली की दर्द भरी कहानी, अ फिश इन वाटर। देखिए क्या दिक्कत है मछली के साथ, वो भी है? हाँ, इसी की सबकी एप्लीकेशन यही चल रही है। इस पर एक्चुअली ये केस है, मतलब इस पर न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल केस है जिसको हम डील कर रहे हैं। सपोज कीजिए ये वाटर है और एक मछली यहां पर है, यहां से देखिए, अगर जो लाइट रे यहां से निकलती है तो क्या होगी? अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाएगी। लेकिन जितना दूर मछली से लाइट रे भेजोगे, एंगल ऑफ इंसिडेंस उतना ही ज्यादा आ जाएगा। मैंने माना यहां पर एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल के बराबर आ गया। ठीक है, यहां पे गया तो इतना नहीं था, दिख रहा था, लेकिन यहां वाली लाइट के लिए ये हो गया, तो लाइट रे विल ग्रेज ओवर द सरफेस। सिमिलरली यहां भी होगा इस तरह से। अगर इसके बाहर की बात करें तो बाहर वाली लाइट के लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ जाएगा, लाइट रे विल बाउंस बैक। तो इस वाली लाइट रे से तो मछली नहीं देख पाएगी और ना ही इसके, यानी कि मछली सिर्फ यहां तक का एरिया देख सकती है एक बार में, इससे ज्यादा दूर का एरिया देख ही नहीं सकती। अगर आप पानी के अंदर हो तो एक लिमिटेड सर्कल तक ही आपको दिख सकता है, उसके उधर का कुछ बाहर का नहीं दिखेगा। ये एक बड़ी बात है। वजह यह है कि क्रिटिकल एंगल जो है इसके बाहर के लिए आपके पास एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है क्रिटिकल एंगल से बड़ा हो जाएगा। अब अगर ये डेप्थ h है, इस डिस्क की रेडियस r है, तो अगर ये एंगल थीटा सी है तो ये एंगल भी क्या होगा? थीटा सी। और हमें ये रेडियस निकालनी है, तो सिंपल tan थीटा सी परपेंडिकुलर अपॉन बेस r बाई h, तो r इज इक्वल टू h tan थीटा सी। तो आपसे बोलता है कि उस डिस्क का रेडियस बताइए जिसके बाहर मछली नहीं देख पाती, वो ये वाली डिस्क है। इसको पाई आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दोगे तो एरिया भी निकल जाएगा। ठीक है, अब हम tan थीटा सी की वैल्यू भी रखेंगे। तो एक फॉर्मूला तो हमारे पास ये आ गया। अब डायग्राम बनाइए। इसका फर्क नहीं पड़ता कि थोड़ी इस साइड, जैसे जानवर की थोड़ी साइड होती है, कितना फर्क पड़ जाएगा? अच्छा, उससे तो विजन की बात है कि मैं एक बार में इधर देख पा रहा हूं, आंख घुमाऊंगा तो उधर भी दिख जाएगा।
वो तो 360 डिग्री विजन भी हो सकता है, जैसे बाइनोकुलर आईज होती है घोड़े की, घोड़ा इस आंख से अलग देख पाता है, इस आंख से अलग देख पाता है, हम लोग नहीं देख पाते ऐसा। ऐसे चील होती है, उनकी फिर अलग तरह की आईज है। तो रहेगी तो आंख यही ना, आंख की थोड़ा कि आंख की पोजीशन पे डिपेंड कर रहा है, रहेगी तो यही आंख, तो इससे ज्यादा कहीं देखेगी। बनाइए इसको। सर इसमें मछली का दुख क्यों? भाई नहीं देख पा रही, क्या? उधर कोई बगुला बगुला खड़ा हुआ तो अच्छा, आया दुख, लिख ले कि दुख यही है इसकी जिंदगी। बड़ी खुश। हाँ, जो मछली को मारता है बगुला। सर ये जो लाइट रे है ये मछली की आंख से कैसे आएगी? मछली पे लाइट रे सन से पड़ेगी ना। सर हम ये कहते हैं कि लाइट इज सपोज्ड टू कम फ्रॉम सर इसमें मछली नहीं दिखेगी ना। बेटा लाइट रे तो देख बेटा मेरी बात सुनना, लाइट रे रिवर्सिबल होती है। अगर यहां से जाने वाली लाइट इधर जा रही है तो उधर से आने वाली लाइट भी इधर ही आएगी ना। इसके बाहर की लाइट थोड़ा ना आ पाएगी मछली के पास, क्या आ पाएगी? ऐसा कर लो तो मछली को बाहर नहीं दिखेगा। अच्छा क्वेश्चन था, बाकी है। क्या हुआ? ये अच्छी बात है, ये दिमाग में आना भी चाहिए कि मछली जो देखेगी तो मछली की आंख में इंसिडेंट लाइट होनी चाहिए। आप तो एग्जिट बता रहे हो, मछली को सुपरमैन तो है नहीं। तो बात वही है कि रिवर्सिबल ट्रेस होता है, तो यहां वाली लाइट्स तो आ जाएगी सारी की सारी, यहां 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 यहां, ये सारी लाइट रे मछली तक पहुंचेगी, लेकिन इसके बाहर की लाइट मछली तक पहुंचेगी भी नहीं, ड्यू टू द सेम रीजन। तो एक्चुअली मछली का व्यू दिखाया हमने मछली की तरफ से, मछली की आंख से देखो। अब अगर मैं इसको बोल, सर मैं ये कह रहा था कि हम कहते हैं ना लाइट इज सपोज्ड टू कम फ्रॉम ऑब्जेक्ट। हाँ सर ये मतलब लाइट तो सोर्स से आ रही है ना, जैसे सन वगैरह से, तो हमसे कहाँ आ रही है? तू मुझे क्यों दिख रहा है? सन से लाइट आ रही है मेरी आंखों में, उससे दिख रहा है। सन से लाइट तेरे पे आ रही है, फिर तेरे से मुझ पे आ रही है, तो तेरे से आती हुई मानूंगा ना मैं? नहीं। ट्राइंगल एबीसी में साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, यानी कि आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर का रूट। क्लियर? ऑल्सो साइन थीटा सी आर अपॉन, सॉरी, ठीक है। और साइन थीटा से क्या होता है? म्यू हल्का अपॉन म्यू भारी। भारी मतलब वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, हल्का मतलब एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। बोलो ये दोनों बातें समझ में आ गई? इसके लिए क्रिटिकल एंगल लिखना है मेरे को, तो क्रिटिकल एंगल कैसे लिखूंगा? म्यू वाटर अपॉन म्यू एयर, है ना? सॉरी, म्यू हल्का अपॉन म्यू भारी। तो एयर का मैंने 1 मान लिया और वाटर का मैंने n मान लिया। तो ये दोनों इक्वेशन क्या है? सेम है। तो r इक्वल्स टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर का रूट तो कई बार आप इसको इससे r भी निकालना पड़ सकता है। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो यह आएगा h अपॉन एन स्क्वायर माइनस 1। तो ये दो फॉर्मूले जनरली हम लोग यूज करते हैं। अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे देगा तो ठीक है, नहीं तो फिर हम इसको यूज करेंगे। इन दोनों को इक्वेट करके सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन लिखिए। ये आपके पास 45 डिग्री, ये 90 डिग्री, और यहां से आपने लाइट इंसिडेंट करी।
और इस लाइट में आपके पास रेड लाइट है, ग्रीन लाइट है और ब्लू लाइट है। 3 लाइट इंसिडेंट करी है आपने, बनाइए। और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है प्रिज्म का, रेड लाइट के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है कम होगा 1.37, ब्लू लाइट के लिए थोड़ा सा ज्यादा क्योंकि वेवलेंथ कम है इसकी 1.44, और वॉयलेट लाइट के लिए यानी कि सॉरी ग्रीन लाइट होगी ना, फिर ब्लू लाइट के लिए और ज्यादा 1.47। ये आपके पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखे हैं। क्वेश्चन लिखिए। Which color will comes out? Which color will come out from the prism? Which color will comes out from the prism through the second surface? सेकेंड सरफेस ब्रैकेट में लिख लीजिए AB ताकि कोई कंफ्यूजन ना रह जाए। सेकेंड सरफेस से इन तीनों में से कौन सी लाइट बाहर निकल जाएगी? ट्राई कीजिए जरा एक बार। देखो तुक्का ही मार सकते हैं आप, और तुक्का भी अगर आप मारे हैं तो आप एक बात हमेशा याद रखिए कि जिसकी वेवलेंथ ज्यादा होती है वो कम उड़ती है, तो रेड ही निकलेगी उधर से। ठीक है दीपान जी, अब कैसे इसको सॉल्व करना है उस पर बात करते हैं। अगर कोई लाइट रे इन तीनों में की बात कर रहा हूं आएगी तो सीधे आएगी ना यहाँ पे, तो ये अगर 90 है ये 45 है, तो ये 90 हो गया और ये भी क्या हो गया 45, और एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर यहाँ पे मैं नॉर्मल खींचूं तो एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या आएगा यहाँ पे 45 डिग्री। क्लियर है? वो लाइट रे जिसके लिए ये एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से बराबर या उससे बड़ा हो जाएगा तो लाइट रे वापस आ जाएगी, अदरवाइज उधर चली जाएगी। तो ओनली द लाइट रे हैविंग एंगल ऑफ इंसिडेंस मोर देन क्रिटिकल एंगल विल शो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन एंड विल नॉट pass through the second surface। बोलो इसमें कोई दिक्कत? यानी कि अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस मोर देन क्रिटिकल एंगल हो जाए तो, अब मैं दोनों का अगर साइन ले लूं तो साइन आई विल बी मोर देन साइन थीटा सी। साइन आई मतलब साइन 45, सबके लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस तो 45 डिग्री है, और साइन थीटा सी म्यू हल्का अपॉन म्यू भारी। क्लियर? साइन 45 क्या है 1/√2 इज मोर देन 1 म्यू, तो म्यू शुड बी मोर देन √2, यानी कि जिसके लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.41 से ज्यादा है वही TIR शो करेगी, अदरवाइज नहीं। सो ओनली द लाइट रे having refractive index more than 1.41 will show TIR and rest will pass out। हाँ वो भी it will graze over the surface, वो भी नहीं आएगी, will pass out of the AB surface। अब देख लो किसका है, क्या ये ज्यादा है? नहीं, तो ये तो पास कर जाएगी, ये पास, ये भी पास। हैंस रेड लाइट जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.37 दैट इज लेस देन 1.41 विल पास आउट।
हाँ, सीधी निकल जाएगी का मतलब भी समझ ले तू। ग्रीन लाइट तो ऐसे आएगी, ऐसे आएगी, सॉरी ब्लू लाइट ऐसे, ग्रीन लाइट ऐसे आ जाएगी, रेड लाइट ऐसे निकलेगी। अच्छा था क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, सर 1 मिनट होगी तो मैं अगला करना जरा। सर वो क्या मिटा कर ये लाइट रे इंसिडेंट हो रही है, नाइन्टी डिग्री पर। बनाइए इसको, ये एंगल है 45 डिग्री और ग्लास एयर सरफेस के लिए क्रिटिकल एंगल है 45 डिग्री। कुछ नहीं करना है, ट्रेस द पाथ ऑफ रे। सिर्फ आप मुझे डायग्राम कंप्लीट करके बताइए यहां से कहां जाएगी, वहां जाने के बाद कैसे जाएगी, किधर मुड़ेगी, बस इतना करना है, ठीक है। चलिए, अगर आप ध्यान से देखें तो इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है, 0 डिग्री, तो सीधी निकल जाएगी ऐसे करके, ऐसे है ना, यहां से 90 डिग्री पर। ये 90 है, 45 है, तो ये भी कितना हो जाएगा 45, और इस पर जब आप परपेंडिकुलर डालोगे तो ये भी कितना हो जाएगा 45, और ये किसके बराबर हो गया, क्रिटिकल एंगल के बराबर। इट विल ग्रेज ओवर द सरफेस, सिंपल। चलिए एक क्वेश्चन लिखते हैं, अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा और दिमाग खुल जाएगा आपका, फीलिंग आ जाएगी पूरी। लिखिए, इंपॉर्टेंट करना इस क्वेश्चन को, बोर्ड में नहीं आएगा बट कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए अच्छी चीज है। अ लाइट रे ट्रेवलिंग इन ग्लास, a light ray traveling in glass and incident in glass air surface, an incident at glass air surface, critical angle for glass air surface। इसको ऐसे लिखा करो, ग्लास एयर सरफेस को ऐसे बताते हैं ना सरफेस केमिस्ट्री में, ग्लास एयर सरफेस, द क्रिटिकल एंगल फॉर ग्लास एयर सरफेस इज सी। क्रिटिकल एंगल हमने क्या माना है, सी माना है। चेंज द पैराग्राफ, if a thin layer of water, if thin layer of water introduced between glass air, between glass and air surface, calculate angle at which, calculate angle at which light ray emerge out, light ray emerge out from the water air surface। अब पहले कोशिश कीजिए थोड़ा डायग्राम कैलकुलेट करने की। सिंपल, ये रहा आपके पास ग्लास और ये एयर है, सुन लो पहले, ये ग्लास है, ये एयर है, तो पहले इसकी बात कर रहा है, फिर कहता है इसके बीच में आपने पानी भर दिया, तब तीन सरफेस होगी, ग्लास एयर और वाटर। लाइट रे आपने ऐसे डाली थी, तो आपको बताना है इस सरफेस से किस एंगल पे निकल करके आएगी बाहर। बनाइए जरा, कोशिश कीजिए, देखिए आपसे नहीं होगा।